अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यूडियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा है दैट वाज द फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो आपको पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा भी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होगी तो वहां पर फोर्सेस आ ही जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक 2 टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मजेदार टॉपिक, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पर 3D व्यू 2D पे दिखाना पड़ेगा, तो दैट इज वाई थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये, बट है ये बहुत ही सिंपल। तो ये चीज आज क्लियर करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को देख लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि ये सुजाना स्पूर्णमुक्त, मगर ऐसा नहीं है। आपने ये नहीं पढ़ा है, इसके जैसा ही टॉपिक पढ़ा है। देखिए मैं टॉपिक का नाम चेंज करता हूं। अब देखिए वो आपने पढ़ा है, वो क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है कि अगर मैं आख डाइपोल सुधावन अकिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डस में तो तमिस पे टॉर्क पेवान। आपको पता है कि डाइपोल का काम क्या होता है। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पे सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डस में थावन सो डाइपोल क्या कर तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन गसन तो तुम पे तमिस पे टॉर्क पेवान तो सह रोटेट गसन। सो कुछ रोटेट गसन वो आपने देखा है, वहां पर आपने सारे इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया पढ़े हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल कब होता है वो आपने सब देखा है कि डाइपोल खुद बोलता है कि मुझे ऐसे रखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे उसी के डायरेक्शन में रखो, तब जाके मैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में हूं। अदरवाइज अगर आप मुझे उसमें नहीं रखोगे तो मैं रोटेट हो जाऊंगा, तो मैं उसमें ही आ जाऊंगा, बिकॉज दैट इज इट्स कॉन्स्टेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन द सेम वे यहां पर भी हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये जो मेरा वाल है इसको आप नॉर्थ पोल मान लीजिए, या क्लासरूम का ये वाला जो वाल है ये आप नॉर्थ पोल मान लीजिए, और ये आप दूसरा वाल जो उसके अपोजिट होगा उसका आप साउथ पोल मान लीजिए। आपको पता है कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। Why carpeting from North Pole to South Pole is a magnetic field. Uniform magnetic field is just a pi is cut cut draw karan. Cut cut draw karan. Karan parallel to uniformly spaced magnetic field line which draw karan simply. तो आपको magnetic field की डायरेक्शन मिलेगी। देखो नजर अर्थ मैग्नेटिक फील्डस में सनबान अख कॉइल बह कर गो सिंपल केस स्टडी। सिंपल केस क्या सो ये मैं एक काम करूंगा, मेरे पास ये जो कॉइल है ये ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल था उन पे इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैं यहां पर एक इसका थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखाऊंगा। ये मेरे पास कॉइल है, कौन सी? रेक्टेंगुलर कॉइल। देखिएगा ये यहां पर कौन सा है? एक वर्टेक्स B C एंड D। इसको मैं क्या करता हूं, अगर ये जो आप मुझे एक नॉर्थ पोल मान लीजिए और मेरा जो सामने बैठा है इसको आप साउथ पोल, कोई नहीं बैठा है तो मान लीजिए यहां पर कोई और बैठा है मेरी तरफ देख रहा है, तो मैं नॉर्थ पोल हूं तो वो साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। बताइए कैसे मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मेरे पास जो कॉइल है इसको मैं ऐसे रखता हूं, दिखाई दे रहा है? ऐसे है ना, ये इसको मैं ऐसे नहीं रखता हूं, ये कॉइल जो है इसको मैं ऐसे रखता हूं, ऐसे। मतलब कि ये जो इसका प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन छना युकन न्यारान ये कॉइल तथ में बिहित आसन। मतलब कि ये तो और चाहिए सिंपली अख लाइन ये आते आर गेटिंग मी? अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे इसकी बोर्ड पे ये नीचे, तो आपको बस ये दिखेगा, ये आम आपको नहीं दिखेगी, ये आम आपको नहीं दिखेगी, नहीं चाहिए आती चाहिए सिंपली यह आते, मतलब कि परछाई आपको बोर्ड पे यही दिखेगी। आर्गेटिंग में तो इसका मतलब कि ये कॉइल छिटे हॉरिजॉन्टल। तो आपको पता है कि अगर ये कॉइल विछन, ये रेक्टेंगल जो अख प्लेन सरफेस बनावन, और सरफेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस। फ्लक्स में पढ़ा है आपने ये सब चीजें।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वहां पर मैंने आपको बोला कि सरफेसेस दो तरह की होती है, ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड सरफेस। और एक सरफेस का एरिया होता है और एरिया को हम वेक्टर बना सकते हैं, और वो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी सरफेस कैसी है। अगर ओपन है तो आप एक यूनिट वेक्टर, जरा मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ये मेरे पास, चलो मानते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको आप इस प्लेन सरफेस, क्योंकि रेक्टेंगल प्लेन सरफेस है तो इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करिएगा, वो ऊपर की तरफ होगा। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस रेक्टेंगल। या नीचे की तरफ रखिए, नीचे की तरफ, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए आर्बिट्ररी है, आपकी मर्जी, आप ऊपर की तरफ रखिए यूनिट वेक्टर या नीचे की तरफ। नॉर्मल रखना पड़ेगा सरफेस को। वो जो नॉर्मल है, ये जो मार्कर आपको डायरेक्शन दे रहा है नीचे की ओर या ऊपर की ओर, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस रेक्टेंगल। आर यू गेटिंग मी? अगर ये क्लोज सरफेस होगा तो फिर आपको एक चीज करना ही पड़ेगा, बाय कन्वेंशन आपको आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल डालने पड़ेंगे, वही आपको एरिया वेक्टर देगा। तो याद रखिएगा कि एरिया वेक्टर भी यहाँ पर यूज होगा, तो क्योंकि आपके पास एक सरफेस बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी मैं सिंपल केस ले रहा हूं, कौन सा केस, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन में अर्थ में थाउंड कॉइल इत यानी कि हॉरिजॉन्टली करंट पर प्लेस। तो केस फर्स्ट को स्टडी करेंगे पहले। अगर आप एनसीईआरटी लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं डिट्टो वही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है कि जो कॉइल है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इज प्लेस्ड in the plane, या plane of the coil, plane of the coil, plane of the coil। ये जो coil है ये में से करंट सब प्लेन कत मज is horizontal, वो हॉरिजॉन्टल है। ये पहला केस में स्टडी कर रहा हूं, मतलब कि जैसे मैंने अभी तक बताया आपको, कॉइल ऐसे दिखेगी आपको। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको कॉइल को ऐसे रखूंगा, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो कॉइल का आपको यही एंड दिखेगा। तो इसका मतलब कि अगर ये नॉर्थ पोल यह साउथ पोल यहां गई कॉइल, ठीक है, नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो कॉइल को भी मैं यहां पर बनाता हूं। चलो ये आपको कॉइल दिखेगी, नो डाउट वो ऐसे, मगर जब आप इसको यहां से देखेंगे आपको एक ही लाइन दिखेगी, वही लाइन मैंने यहां पर दिखाई, वो कौन सी है, एडी, ये एडी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा छोटा लिखा, तो इसलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये मेरे पास कौन सा पोल है, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, और ये मेरे पास साउथ पोल है। तो ये किसकी डायरेक्शन है, चलो मैं पहले इसकी डायरेक्शन दिखाता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इसी में इसको कॉइल को रखता हूं तो आपको क्या दिखेगी, ये वाली एंड दिखेगी, ये वाला साइड दिखेगा, कौन सा, एडी। तो एडी होती ना चाहती, चलो मैं वो यहां पर बनाता हूं। तो ये आपको ए दिखेगा, ये आपको डी दिखेगा, ठीक है। दिस इज द कॉइल, दिस इज नॉट ओनली द वन फेस ऑफ द कॉइल, एक्चुअली ये पूरी की पूरी कॉइल है, मगर आपको वहां से बस इतना ही दिख रहा है, इसलिए इस यहां पर थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। चलो ये जो कॉइल है, जैसे पाई इससे रेक्टेंगल आता है लेंथ ब्रेड, चलो यस इस लेंथ चलो सेलेक्ट स्मॉल बी से। Small b means the length of the coil and small a means the breadth of the coil. तो CD कितना होगा, this is again going to be B and AD कितना होगा, this is again going to be A. A means breadth and B means small, lower case है ये, क्योंकि अगर मैं अपर केस में लिखूंगा तो आपको पता है कि अपर केस में B आता है और B का मतलब कुछ अलग होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसलिए मैं लोअर केस में लिखा। चलो अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। तो पहले मुझे एक बात बताओ, मैं देखूंगा आपको कि बताइए यहां से यहां तक कितना होगा, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे रखता हूं ना, इस कॉइल को यहां से यहां तक आपको दिखेगा, बताइए वो कितना होगा, वो होगा ना ब्रेडथ, ब्रेडथ कितनी है, ए, तो बहुत अच्छा। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो कॉइल आपको दिख रही है, इसकी जो सेपरेशन है वो ए होगी, ठीक है, बहुत अच्छा। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ए दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या क्या फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, मगर आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा है कि येल्तिब करंट कैरिंग कंडक्टर निमन मैग्नेटिक फील्ड तो रिस्पेक्ट टू फोर्स पेवन मैग्नेटिक फोर्स का बराबर छासन ILB sin ऑफ थीटा, याद था बी पियानो पे, बी पियानो भी यानी कि बले के थोस पॉइंट
येल बा अख करंट कैरिंग बे वन तो येल बा अख करंट कैरिंग कंडक्टर ट्रिपल सी थावन कति इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड येल बा अख करंट कैरिंग कंडक्टर कति थावन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तमिस तमिस कंडक्टरस पे फोर्स पेवन एफ वेक्टर या एफ तम फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का बराबर छासन आई एल बी साइन ऑफ थीटा। इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया आपने आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अगर तो याद है अगर तो वेक्टर फॉर्म में लिखा यह छासन एफ वेक्टर आई बराबर आई एल क्रॉस बी। याद रखना मेरी बात बे वन बे क्या चीज तो ये फोर्स क्या बी पे बह याद तिक करंट कैरिंग कंडक्टर तम करंट पकान करंट क्या प्रोड्यूस कर मैग्नेटिक फील्ड मगर ये वही सह कर पान मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कुछ कर पान मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करंट कैरिंग कंडक्टर पे थो सह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मो सह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो अम प्रोड्यूस कर मैग्नेटिक फील्ड तिम कर पार इंटरेक्शन दैट इज देयर एक्ट्स अ फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। या बी सी भी लिखते हैं इसको ये सिमुलेट मत करिए फेसबुक से। तो F is the magnetic force experienced by the current carrying conductor। तम अगर करंट आई पकन तमिस लेंथ L। अब आप बोल देंगे कि सर लेंथ कहाँ वेक्टर होती है क्योंकि आपने यहाँ पर L वेक्टर लिखा। ये लेंथ नहीं होती है, ये एक्चुअली करंट एलिमेंट होता है। करंट एलिमेंट क्या हो? करंट एलिमेंट गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर मगर अमी डायरेक्शन तुकुन आसन युकुन करंट आस कस करंट कन्वेंशनल करंट। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर समझना चलो अमिश ये पे योतान लेंथ ए सुमानी समझना मेरी बात क्या ये इसका लेंथ ए मगर अगर करंट है ना बोन को वसन या करंट को वसन बोन को तो इसका मतलब ये कि जिस एल वेक्टर एम बदले वो ए वेक्टर क्या है ए वेक्टर क्योंकि करंट एलिमेंट यानी कि लेंथ वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि एम डायरेक्शन को है ये में ए वेक्टर या एल वेक्टर की डायरेक्शन से तुकनी आसा यू कन्वेंशनल करंट कन्वेंशनल करंट को बोर्ड कुन ता एम डायरेक्शन जो उकनी आसा याद है यू भी पता तो याद रखना अगर ये हेर कुन आसा करंट तो तू छ ता का लेंथ छ पता अगर सो हेर कुन छ तुकनी छ करंट एलिमेंट डायरेक्शन आसा तो जो तो थीटा छ दिस इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट यानी कि करंट फील्ड डायरेक्शन तो बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या तिमन दोन दरमियान एंगल क्या दैट इज कॉल्ड द थीटा। तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरियर कंडक्टर दियो नजर यस कॉइल छ आतस कंडक्टर बनेन मे बासन आतन चोर कंडक्टर तो इति दियो नजर ये गई आकार एक सेकंड चोर मार्कर कोड ये गई आकार गो अख कंडक्टर ये गई ब्या खाम गो ब्या कंडक्टर ये गई ब्या खाम ये गई ब्या खाम सब तोर हाल फिक्र यम चोर कंडक्टर समझ में ये कुछ कंडक्टर कोस ये कोस अगर तो फिक्र को नजर दिए ये कोस एडी कंडक्टर ये कोस एबी कंडक्टर ठीक छा ये कोस बीसी कंडक्टर तो या कोस सीडी कंडक्टर यम चोर कंडक्टर मगर चोरवनी मन छ करंट पकन तमी डायरेक्शन ति छ फिक्र तरन से को कुन छ यु सी ए तो बी छु हां ए तो बी छु अख में करंट कुन मैकुन ठीक छा अख सेकंड यत ए बी युस ए बी कंडक्टर छु अख में करंट युकुन मैग्नेटिक फील्ड युकुन ठीक छा कि तिके मैग्नेटिक फील्ड छु कुन तो युस योथस ते ब्या कंडक्टर छु बी सी अख में करंट युकुन मगर मैग्नेटिक फील्ड ति छु कुन फिक्र छतन युस योथस ब्या छु सी डी कंडक्टर सु छु युकुन यानी कि तख में करंट पकन तोय कुन मगर मैग्नेटिक फील्ड छु सुकुन युस योथस डी ए कंडक्टर छु तख में करंट पकन युकुन डी ए यत में करंट पकन युकुन मगर मैग्नेटिक फील्ड छु युकुन यम चोरवै कर हो कस ब्रेक इस बनाय मन चोर कंडक्टर चोरवनी कंडक्टर में करंट पकन सुता वो मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है इधर की ओर तो हम देखेंगे इस पे कितना फोर्स पड़ेगा तो उसके लिए ये वाले रिलेशन यूज करेंगे ठीक है। चलो पहले हम स्टडी करेंगे किस आर्म को किस कंडक्टर को ए बी कंडक्टर को तो कंडक्टर ए बी या आर्म ए बी को स्टडी करेंगे तो बताइए ए बी आर्म युकुन दिया नजर ए बी कुकुन युकुन ठीक छा आत्मस कुकुन पकन करंट मैकुन मैग्नेटिक फील्ड कुकुन युकुन छाकिन ये ना आप फिगर भी देख लीजिए ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसमें करंट मेरी ओर है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट छुना आसन तुकुन करंट एलिमेंट को आता है पढ़ाना ये होता तो वो देख ले बी है बी स्मॉल बी छुना ये पढ़ाना ये होता तो इसका मतलब कि बी वेक्टर अगर वो बना सो कुकुन ऐसे कुन करंट है करंट छना मैं कौन तो बी वेक्टर छु युकुन
ठीक है मैं कौन मैग्नेटिक फील्ड युकुन तो मैग्नेटिक फील्ड तो करंट एलिमेंट दरमियान कोता एंगल 90 डिग्री बहुत अच्छा तो यहाँ पर लिख लीजिए तो एफ क्या बनी चाहिए बनी चाहिए एफ ए बी फोर्स ऑन ए बी कंडक्टर या ए बी आर ठीक है वो कितना बनेगा करंट कितनी है आई इसकी लेंथ कितनी है लेंथ ए बी की कितनी है स्मॉल बी बहुत अच्छा बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है मैग्नेटिक फील्ड बी है क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है तो बी लेंगे कैपिटल बी है तो साइन ऑफ थीटा वन सा थीटा कोता यानी कि एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर यूज करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम दैट इज 90 सिंपली करंट से यूकुन मैग्नेटिक फील्ड यूकुन तो 90 डिग्री तो साइन 90 हो गया 1 तो इसलिए मैं वो नहीं लिखता हूं तो दिस इज द फोर्स ऑन द आर्म ए बी वन क्वेश्चन ये फोर्स को कुछ के रिलेशन पाए और क्या करो करंट एलिमेंट पे पन राइट हैंड करो कुकुन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड था रूल आपको पता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट मल्टी वेक्टर यानी कि ये सीडो वेक्टर कारण क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको सीडो वेक्टर देता है तो इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है राइट हैंड थंब रूल यूज करिएगा अपने राइट हैंड को कर्ल करिएगा कहां से फ्रॉम द एल वेक्टर टुवर्ड्स द बी vector through the smaller angle the thumb gives the direction of the force acting on that conductor हमें पता चला कि ये इस कंडक्टर पर कोता फोर्स पे वन क्वेश्चन यू को कुछ पे ठीक है दी वै ना ये छ ए बी समझ गया मैंने से ए बी छ यू तो बी वेक्टर को कुछ ठीक है जे अच्छा बी लेंगे छस ना बी तो ये बनना बी वेक्टर को कुन ऐसे करंट एलिमेंट को कुन ऐसे यू डायरेक्शन ऑफ द करंट सिस्टम में कुन तो बी वेक्टर छ यू यानी कि एल वेक्टर छ बोथ को बी वेक्टर को कुन यू तो आप ऐसे देख लीजिए युगोचे कुस युगोचे एल वेक्टर युगोचे बी वेक्टर देखिए इसका चुना हुकुन छुस करंट युकुन छुस मैग्नेटिक फील्ड तो हमें क्या करना है एल क्रॉस बी हमें बी क्रॉस एल नहीं करना है तो राइट हैंड ले लीजिए वन मैं कर बी पैठ एल को मगर मुझे बी क्रॉस एल नहीं करना मुझे एल क्रॉस बी करना है तो क्या करेगा ऐसे नहीं तो फिर ऐसे है तो ऐसे करेगा तो एल क्रॉस बी बने से थंब को बोन कोन तो इसका मतलब ये है कि अगर तो यस कंडक्टर्स को नजर त्रयो एल छु युकुन बी छु युकुन एल क्रॉस बी छु बोन कोन तो यस कंडक्टर्स पे पे फोर्स को कोन बोन कोन समझ में आया तो इसको मैं इधर दिखाता हूं एम रिस्पेक्ट फोर्स बोन कोन पेवन यानी कि यह पे फोर्स पेवन सुच पेवन पेजेस कोन अंदर कोन एफ ए बी फोर्स ऑन ए बी समझ में आया चलो अब चलते हैं किस कंडक्टर के पास बीसी कंडक्टर के पास तो ऐसे लिखेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं कंडक्टर बीसी या आर्म बीसी आपकी मर्जी मैं इसको सिंपल करना चाहता हूं तो कंडक्टर बीसी ये किछु ये दियो नजर ये गो ए बी तो ये गो बीसी में करंट युकुन मगर मैग्नेटिक फील्ड उकुन समझ आया तो करंट एलिमेंट कुकुन है युकुन करंट है उकुन है मैग्नेटिक फील्ड उकुन है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक 0 डिग्री हाउ मच साइन 0 तो यहाँ पर अगर आप 0 डिग्री लिखेंगे तो साइन 0 डिग्री हो गया 0 तो ये पूरा का पूरा 0 बनेगा तो इसका मतलब कि फोर्स ऑन विच कंडक्टर बीसी कंडक्टर बीसी इज इक्वल टू 0 तो जब 0 है तो डायरेक्शन नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका स्लाइड में समझ में आया तो यहाँ पर हम अब कौन सा कंडक्टर लेंगे अब ए भी लिया बीसी भी लिया सीडी लेंगे कौन सा सीडी एफ सी डी थोड़ा लंबा जा रहा है टॉपिक बट सिंपल कर रहा हूं इसलिए ये लंबा जा रहा है तो सी डी यहां गो सी यहां गो डी आत्म करंट युकुन नो डाउट लेंथ बी छा तो बी वेक्टर छा कि स्मॉल बी वेक्टर करंट एलिमेंट एल वेक्टर युस सूचना हुकुन तो आइकुन समझ में आया मुझे मैग्नेटिक फील्ड हुकुन तो युगोस मैग्नेटिक फील्ड युगोस करंट एलिमेंट समझ में आया व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 90 एक इशारा 90 डिग्री तो ये एल वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो एल क्रॉस बी अगर करो क्योंकि हमें एल क्रॉस बी डायरेक्शन भी निकालनी है तो एल क्रॉस बी होर कोन एम रिस्पेक्ट टू फोर्स पे ओने होर कोन तो वो बाद में देखेंगे पहले देखेंगे कितना फोर्स पड़ेगा तो आई करंट इसमें कितनी जा रही है आई तो लेंथ कितनी है इसकी यहां से यहां तक वो है बी बहुत अच्छा वो भी बी है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर इक्वल इन लेंथ मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी वो बी है साइन वन सा एंगल को आता ओस एल से बी दरमियान एल छु बोन को बी छु कोन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 90 तो sin 90 हो गया 1 मैं लिखता ही हूं
तमिक मतलब गो अमिस पे पे त्यूता फोर्स यूता यमिस आर्मी पे फोर्स पे त्यूता पे पे मगर अकाई कत यमिस पे एज पर राइट हैंड थंब रूल बोन कुन फोर्स होमिस पे कुकुन हेवर कुन ऐसा देख लीजिए यहाँ पर यमिस पे कुकुन पे फोर्स बोन कुन तो ऐसा यमिस पे कुकुन हेवर कुन तो ऐसा समझ में आया यमिस पे ये बाह मार कर दो से तो इधर पाने फिक्र तो देख लीजिए ऐसी ये जो ब्लू है दिस इज द एफ ए बी वो किसके बराबर है आई बी बी मगर नीचे की ओर इस पे कितना पड़ा एफ कौन है ये सी डी ऊपर की ओर मगर कितना पड़ा वो भी पड़ा आई बी बी मगर ऊपर की ओर आगे में मैं इधर डायरेक्शन दिखाता हूं तो यहां पर फोर्स पड़ा किधर की ओर ऊपर की ओर आउटवर्ड पेज एफ सी डी एफ सी डी पे अब डी ए पे निकालेंगे तो ये अब लास्ट कंडक्टर रहा कौन सा कंडक्टर डी ए अब कंडक्टर डी ए को लिखते हैं देखिए यहां से गो इट्स डी तो ये गो ए फिक्र चाहता नहीं कि वहां इसके थोड़ा ये गो डी ये गो ए डी ए करंट छना युकुन तो करंट एलिमेंट गो उकुन मैग्नेटिक फील्ड कुकुन युकुन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम टेल को टेल के साथ मिला लो ऐसे देखो वज्र गो रेड गो बी वेक्टर तो ब्लू गो करंट एलिमेंट वेक्टर व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम टेल के साथ मिला 180 sin 180 कितना होता है 0 तो जब sin 180 0 होता है तो f कितना पड़ेगा 0 डायरेक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है तो एफ डी ए फोर्स ऑन डी ए कंडक्टर या आर्म इज 0 तो इसका मतलब ये है कि these are the forces on their respective arms ठीक है तमिल ना यथ आर्मी पर बीसी आर्मी पर फोर्स पे ना एडी आर्मी पर इसका मतलब ये कि बस फोर्स किन पे पड़ रहा है एक ये वाली आर्म है और दूसरी ये वाली आर्म है तो इस पे किधर की ओर पड़ रहा है नीचे की ओर और इस पे किधर की ओर फोर्स पड़ रहा है ऊपर की ओर मुनिसा धर्मनी हुन मैग्नीट्यूड छा सेम तवे थैम मार्कर बराबर इक्वल लेंगे बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट मुनिसा नेट फोर्स को आता है कंडक्टर्स पर तिरपे 0 क्योंकि दीस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर यू गेटिंग मी because hemisphere magnitude IBB hemisphere magnitude IBB but these are equal in magnitude opposite in direction again the net force is 0 इसका मतलब है कि ये कंडक्टर ये कॉइल ना कहते हो ना वैसे बोल ना पाकि दोचुन को ना पाकि खोर को मैंने मतलब कि ये ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा ये ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा तो क्या रोटेट हो जाएगा हाँ उसके लिए देखना पड़ेगा कि कहीं कपल तो नहीं बन रहा है क्योंकि आपको पता है कि कपल भी ऐसी बन रहा है कि अगर आपके पास दो फोर्सेस है तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन मुनिसा यम छा फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड छा अपोजिट इन डायरेक्शन छा सर बिल्कुल बेचा सेपरेट लाइन ऑफ एक्शन गसन किन कहें तो इसका मतलब कि यमन दोन दरमियान सेपरेशन किन कहें लाइन ऑफ एक्शन यम सुन लाइन ऑफ एक्शन यपर यम सुन लाइन ऑफ एक्शन यपर क्या तिम सेपरेट बिल्कुल तम मतलब ये बिल्कुल कपल बनाएंगे और कपल का काम है रोटेट करना तो इसका मतलब है कि साइड अत पे फोर्स कुन पेवान बोन कुन एफ ए बी यथ साइड पे फोर्स पेवान बोन कुन कोता एफ ए बी वो आपको पता है वो कितना है हाउ मच इज दैट आई बी बी समझ में आया और इस आर्म पे किधर की तरफ फोर्स पड़ रहा है ऊपर की ओर तो वो कितना पड़ रहा है एफ सी डी वो भी कितना पड़ रहा है एफ सी डी आई बी बी I small b capital B तो these two forces are equal in magnitude and opposite in direction and their line of action ये जो इसकी line of action है this is separated by some distance how much is that distance a आगे में ब्रेड थे ना वो तो इसका मतलब कि ये क्या बनाएगा ये कपल बनाएगा तो इसका मतलब कि नेट फोर्स इस कॉइल पे कितना पड़ रहा है 0 मगर टॉर्क जो है यहां पर आ जाएगा तो इस स्पेशल केस के लिए जो टॉर्क कब आ जाएगा ये केस फर्स्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मैं तो कहा था रिस्पेक्ट को था टॉर्क पे क्योंकि अब यहां पे कपल बना कि नहीं बना बिल्कुल कपल बना तो कपल का काम है रोटेट करना तो मोमेंट ऑफ कपल अब निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ कपल तो यहां पर जो एक कपल बना ये कितना मोमेंट क्रिएट करेगा टाउ उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि टाउ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक का मैग्नीट्यूड ले ले वो है आई स्मॉल बी कैपिटल डी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a, बहुत अच्छा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस प्लेन कॉइल, ठीक है। तो टाउ जो आ जाएगा वो आई आया, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए है, मैं स्मॉल ए स्मॉल बी लिखता हूं, फिर मैं कैपिटल बी लिखता हूं। आपको पता है मैग्नीट्यूड है और प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, तो इसलिए मैंने इधर का उधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाउ इज इक्वल टू आई ए, व्हाट इज ए, यहां देखिए ए सर इट इज द ब्रेड्थ, व्हाट इज बी स्मॉल बी सर इट इज द लेंथ, व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ सर है ये। तो ये एरिया ऑफ कंडक्टर है कि नहीं, एरिया ऑफ कॉइल है कि नहीं, तो रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया कितना होता है, तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर ए भी आ गया, स्मॉल ए भी, तो इसका मतलब कि इसके बदले में कैपिटल ए लिख सकता हूं। व्हाट डज कैपिटल ए मीन, कैपिटल ए हियर मीन्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इधर क्या है कैपिटल बी, तो कैपिटल बी मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वायर जहां पर ये जो ए है इट इज नथिंग, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, समझ में आया। तो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। अब देखिए यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण चीज है, वो है बी ए आई ए बी, मगर आपने इससे पहले पढ़ा ये जो टॉर्क होता है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है कि नहीं, बिल्कुल वेक्टर होती है, टॉर्क वेक्टर होती है। तो अगर यहां पर 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है तो करंट तो हमें पता है कि करंट कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर है, एरिया जो है वो भी वेक्टर है, तो एरिया को भी वेक्टर बना सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो इसका मतलब कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर टॉर्क निकलेगा। तो दो वेक्टर्स यहां पर है, उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट करूं मैं ताकि मुझे टॉर्क वेक्टर निकले, तो आपको पता, तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको तीसरा वेक्टर मिले तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि आपको आई क्रॉस आई तो पता है स्केलर है, ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, आप में से कोई बोलेगा कि सर मैंने लिखा कि बी इंटू ए, कैपिटल बी, ये ए इंटू बी में यहां पर लिखता, फिर ये बी क्रॉस ए आता आपकी वजह से, क्योंकि आप बोल रहे कि आप बी क्रॉस ए लिखिएगा, ए क्रॉस बी, ये महत्वपूर्ण चीज है। आपने यहां पर देखना है कि ये ए क्रॉस बी है कि ये बी क्रॉस ए है। चलो मैं पहले देखता हूं, व्हाट इज ए इंटू बी, दैट इज द एरिया ऑफ द वेक्टर, व्हाट इज द बी, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसका मतलब कि इस पे कितना टॉर्क आया, आई ए बी, वो क्या है, करंट कितनी है, एरिया ऑफ द लूप कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल गेट द टॉर्क। इस कपल ने कितना मोमेंट क्रिएट किया वो आपको पता चलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इसको रोटेट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर ए क्रॉस बी करे कि बी क्रॉस ए करे। देखिए पहले मैं आपको वो चीज दिखाता हूं, इस पे किधर की तरफ फोर्स पड़ रहा था, नीचे की ओर, इस पे ऊपर की ओर पड़ रहा था, बहुत अच्छा, ऐसे ही पड़ रहा था ना। तो अब मुझे बताइए नीचे ले रहा है इसको, ये ऊपर ले रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द कॉइल, वो देखिए फिर से देखिए, हाउ इज इट रोटेटिंग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप देखिए वहां से कैसे रोटेट कर रही है कॉइल, कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब कि एक चीज तो हमें पता चला कि जितना जो ये टॉर्क है ये इसको कैसे ये रोटेट करा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहां पर देखेंगे कि ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, उसके लिए देखेंगे कि तम खोत्र ए क्रॉस बी दिवन एस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किन बी क्रॉस ए, तो वो यहां पर लिखेंगे। तो टाउ वेक्टर, इन वेक्टर नोटेशन आप इसको ऐसे लिखते हैं, आई ए क्रॉस बी करे कि बी क्रॉस ए, पहले मैं ए क्रॉस बी करता हूं, मैं देखता हूं अगर यही फिट हो गया तो ठीक है, ए क्रॉस बी। तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, आपको पता है कि एरिया वेक्टर आपकी मर्जी, एरिया वेक्टर नीचे क्यों ले लीजिए, क्योंकि प्लेन है ना, तो चौपाई यत्राओ यूनिट वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ है कि नहीं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, ए क्रॉस बी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर बी क्रॉस ही करो तो क्लॉकवाइज। हमने कैसा देखा ये रोटेट कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ए क्रॉस बी हो रहा है कि बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो यही वाली रिलेशन सही है, मगर यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आई स्केलर है, स्केलर इंटू वेक्टर आपको एक वेक्टर देगा, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा 11th में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, आपको वहां पर एक वेक्टर मिलेगा। तो अगर आप इसको इसके साथ रखेंगे कोई मसला नहीं है, मतलब कि ए वेक्टर में ए नहीं लेंगे, आप आई ए लेंगे, तो आप आई ए वेक्टर को भी क्रॉस करो बी वेक्टर के साथ, तो कोई परेशानी नहीं, फिर से यही रहेगा। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो दैट इज वाई यहां पर ये चीज किया मैं। तो यहां पर मैं एक चीज आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, वो है डाइपोल मोमेंट। बताइए डाइपोल मोमेंट किसके बारे में होता है, डाइपोल का। तो डाइपोल मोमेंट डाइपोल का होता है पी वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। सही बात। तो डाइपोल लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल लेंथ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल लेंथ इन वेक्टर क्वांटिटी ची सही चाहिए कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाओ, अदरवाइज डाइपोल मोमेंट वेक्टर नहीं था। अरे गेटिंग मी? सो इट इज द डाइपोल लेंथ। अगर डाइपोल लेंथ नहीं होगी एक डाइपोल का, पहले तो वो डाइपोल ही नहीं बनेगा जब डाइपोल लेंथ ना होगी। तो समझने वाली बात है, व्हेन देयर इज नो डाइपोल लेंथ देन देयर इज नो डाइपोल मोमेंट। ओ देन देयर इज नो डाइपोल। समझ में आया? तो डाइपोल लेंथ इक्वल ऐसे तो कुल शासन डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का बराबर शासन चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। चार्ज के बदले यहां करंट है और डाइपोल लेंथ के बदले यहां एरिया वेक्टर है। देखिए अरे मेल खा रहा है, तो ये भी कोई मोमेंट होना चाहिए। ये अगर डाइपोल मोमेंट है तो ये कौन सा मोमेंट है, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम से लिखते हैं। बट अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या डाइपोल, क्या मैग्नेटिक मोमेंट जो है क्या वो वेक्टर होगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर वेक्टर होगा, क्योंकि स्केलर इनटू वेक्टर इज गिविंग यू अ वेक्टर। तो वो एम से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको वेक्टर मिलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी वेक्टर। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ये जो एम वेक्टर है जिसको मैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट, वहां पर उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये वेक्टर है किसी का? आप बोलेंगे कि साफ साफ दिखाई दे रहा है वेक्टर है। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये वेक्टर है किधर की तरफ दिशा कर रहा है, किधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है? आप बोलेंगे कि जिधर की तरफ एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर को देख लीजिए, एक करंट कैरिंग कॉइल का एरिया वेक्टर देख लीजिए, जिधर की तरफ एरिया वेक्टर होगा उधर ही की तरफ डाइपोल मोमेंट, उधर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा। तो इसका मतलब कि टॉर्क वेक्टर जो होगा वो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये है एक्चुअली टॉर्क इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हॉरिजॉन्टल रखा गया। अब दूसरा केस है कि अब इसको किसी एंगल पे रखेंगे, इंक्लिनेशन पे रखेंगे, यानी कि एरिया वेक्टर इज नॉट गोइंग टू हैव एन एंगल। अब जरा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइए जब मैं इस हॉरिजॉन्टल को रखता हूं, जब मैं इस कॉइल को हॉरिजॉन्टल रखता हूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर सॉरी यू सीम्स टू एरिया वेक्टर सुकोता एंगल बना विद द मैग्नेटिक फील्ड। आप बोलेंगे सर एरिया वेक्टर बोन कुंतरा होता है या हेरकुंतरा होता है, आपकी मर्जी, क्योंकि ये ओपन सरफेस है तो हेरकुन इतरा हो। तो यू गो एरिया वेक्टर किसका, इस कॉइल का। तो कॉइल हॉरिजॉन्टल थी तो एरिया वेक्टर वर्टिकल है। आर यू गेटिंग मी? तो एरिया वेक्टर है हॉरिजॉन्टल कॉइल का, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर सर 90 डिग्री। आर यू गेटिंग मी? ये चीज याद रखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जब हॉरिजॉन्टल ले रहा था कॉइल तो उस टाइम जो हॉरिजॉन्टल कॉइल जो है, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल अगर ले रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर वर्टिकल होता है। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लूं, किसको, कॉइल को, तो एरिया वेक्टर जो इसका होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। याद रखिएगा ये सब आपने फ्लक्स में पढ़ा है, फिर भी मैं रिमाइंड कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि वेक्टर ये लेक्चर जो है लंबा खींच गया, लेक्चर और वेक्टर सेम मेल खा रहा है, तो ये वेक्टर लंबा खिंच गया, तो ये इनकम्प्लीट रहा। तो मैं दूसरा लेक्चर इस पे बनाऊंगा। अब वो भी यही होगा, यही कॉइल होगी, यही मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही मतलब कि सारा का सारा यही होगा। बट एक चीज होगा, वहां पर कॉइल अब हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, किसी एंगल पे होगी। समझ में आया? तो वो अब डिस्कस करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाजत, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।